परीक्षित सर की बहुप्रतीक्षित महिला पर्यवेक्षक की बुक पूर्णतः नवीनतम पाठ्यक्रम एवं परीक्षा पद्धति पर आधारित सभी बुक डिपो पर उपलब्ध। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9713186031। प्रिय अभ्यर्थियों नमस्कार, मेरे YouTube चैनल पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैं एक प्रयास कर रहा हूं कि जो अभी महिला पर्यवेक्षक की जो भर्ती परीक्षा होने वाली है और उसमें जो एक्ट वाला पोर्शन है वो मैं आपको पढ़ा पाऊं। तो आज इसी कड़ी में मैं एक एक्ट आपको पढ़ाने जा रहा हूं जो कि है टोनही प्रताड़ना अधिनियम 2005, टोनही टॉर्चर एक्ट 2005। इस टोनही प्रताड़ना अधिनियम को हम पढ़ें इसके पहले मैं इसकी पृष्ठभूमि थोड़ी सी आपसे चर्चा करता हूं। देखें कि वर्ष 1990 और 2000 का जो दशक था, उस दशक में छत्तीसगढ़ में जो टोनही प्रताड़ना के जो मामले थे काफी ज्यादा बढ़ गए थे। इसलिए माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर छत्तीसगढ़ ने वर्ष 2004 में छत्तीसगढ़ सरकार को निर्देशित किया कि टोनही प्रताड़ना के मामलों पर अंकुश लगाने के लिए वे कोई ठोस कदम उठाएं, कोई ठोस कानून बनाएं। माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशों को प्राप्त करने के पश्चात हमारे छत्तीसगढ़ राज्य विधानमंडल ने एक कानून बनाया जो टोनही प्रताड़ना के मामलों पर अंकुश लगाने के लिए था। इसे ही टोनही प्रताड़ना अधिनियम 2005 कहा गया। अगर हम इस एक्ट को जानना चाहते हैं तो सबसे पहले तो इसमें कुछ शब्दावली को हम समझ लें। जैसे टोनही प्रताड़ना अधिनियम अगर हम देख रहे हैं तो सबसे पहले यह जान लेना जरूरी है कि आखिर टोनही किसे कहा जाएगा। तो याद रखिए, जो टोनही की परिभाषा है इस अधिनियम की धारा 2(1) में दी गई है, सेक्शन 2(1). इस अधिनियम की धारा 2(1) जो है यह परिभाषित करता है कि किसे टोनही कहा जाएगा। तो याद रखें, टोनही कौन है इस धारा के अनुसार? तो वह व्यक्ति जिसके ऊपर काले जादू, ब्लैक मैजिक के माध्यम से नुकसान पहुंचाने का संदेह व्यक्त किया गया है। वह व्यक्ति जिसके ऊपर ऐसा संदेह व्यक्त किया जा रहा है कि वो काला जादू करके, ब्लैक मैजिक के माध्यम से नुकसान पहुंचा सकता है, उसको टोनही कहा गया। जो व्यक्ति, यहां पर एक और चीज समझिएगा कि जिसने संदेह व्यक्त किया, मतलब जिसने संदेह व्यक्त किया कि फलाना व्यक्ति जो है आपका ब्लैक मैजिक कर सकता है और नुकसान पहुंचा सकता है, जिसने संदेह व्यक्त किया उस व्यक्ति को यहां पर पहचानकर्ता कहा गया है। पहचानकर्ता या आइडेंटिफायर। पहचानकर्ता की परिभाषा भी टोनही प्रताड़ना अधिनियम 2005 की धारा 2(2) में दी गई है, सेक्शन 2(2). धारा 2(2) में पहचानकर्ता की परिभाषा दी गई। मतलब जिसने संदेह व्यक्त किया गया है कि सामने वाला व्यक्ति ब्लैक मैजिक करता है, तो जो ऐसा संदेह व्यक्त कर रहा है वो पहचान करता है, आइडेंटिफाई। और जिसके ऊपर ऐसा संदेह व्यक्त किया गया कि वो ब्लैक मैजिक के माध्यम से, काला जादू के माध्यम से नुकसान पहुंचा सकता है, तो उसको यहां पर टोनही कहा जाएगा। और एक और शब्दावली से आपको यहां पर परिचित होना चाहिए, और वो शब्दावली है आपका ओझा। इसको इंग्लिश में भी ओझा ही लिखेंगे। ओझा कौन है? जो झाड़ फूंक के माध्यम से उपचार करने का दावा करता है। कि किसी पर संदेह व्यक्त किया गया कि फलाना व्यक्ति ने भाई काला जादू कर दिया, तो जिसने संदेह व्यक्त किया वो पहचान करता, और जो जिसके ऊपर काला जादू करने का जिसके ऊपर आरोप लगा है वो हो गया टोनही। और जो ऐसा दावा करता है कि अगर किसी के ऊपर काला जादू हुआ है तो मैं उसको झाड़ फूंक करके ठीक कर दूंगा, उसे यहां पर ओझा कहा गया है। और इसी अधिनियम की धारा 2(3) में ओझा शब्द को परिभाषित किया गया है। और यह देखें कि इन्हीं चीजों पर अंकुश लगाने के लिए यह टोनही प्रताड़ना कानून लाया। मतलब यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति पर, यानी जो पहचान करता है, वो किसी को टोनही के रूप में चिन्हित करता है, या कोई ओझा अगर उसके ऊपर झाड़ फूंक के माध्यम से झाड़ फूंक करता है, गैर चिकित्सकीय पद्धति, मतलब जो मेडिकल प्रोसेस है उसके बिना नहीं, बल्कि झाड़ फूंक के माध्यम से अगर उसको ठीक करने का प्रयास करता है कि मैं झाड़ दूंगा, उसको ठीक कर दूंगा, तो ये कहीं ना कहीं उस व्यक्ति के साथ प्रताड़ना है। और इसी प्रकार के टोनही प्रताड़ना के अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए यह अधिनियम लाया गया, जिसको हम टोनही प्रताड़ना अधिनियम
2005 कहते हैं। अब देखें, जैसे ही ये जो टोनही प्रताड़ना अधिनियम है, जैसे ही बिलासपुर उच्च न्यायालय का निर्देश प्राप्त हुआ, हमारे छत्तीसगढ़ की राज्य विधानमंडल ने जो टोनही प्रताड़ना के मामले हैं उन पर अंकुश लगाने के लिए कानून बनाया। जैसा कि हम जानते हैं कि जब भी कोई कानून बनता है तो उस कानून को बनने के लिए सबसे पहले विधेयक को, जो बिल होता है, उसको विधानसभा से पास होना होगा, और विधानसभा से पास होने के बाद राज्यपाल की अनुमति मिलने पर फिर वो बिल, एक्ट यानी अधिनियम या कानून बनता है। तो ये जो टोनही प्रताड़ना विधेयक था, जो बिल था, उसको राज्यपाल की स्वीकृति, मतलब छत्तीसगढ़ के राज्यपाल की स्वीकृति उसे प्राप्त हुई 26 सितंबर 2005 को। 26 सितंबर 2005 को जो छत्तीसगढ़ के राज्यपाल हैं, उन्होंने टोनही प्रताड़ना विधेयक को अनुमति दे दी, मतलब हस्ताक्षर कर दिया। और जैसे ही हस्ताक्षर कर दिया तो अब वो विधेयक जो था वो अधिनियम बन गया, और इस तरीके से 26 सितंबर 2005 को टोनही प्रताड़ना अधिनियम बना। तो अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि राज्यपाल ने किस तारीख को अनुमति दी, तो 26 सितंबर 2005, या अगर आपसे यह प्रश्न पूछा जाए कि ये किस तारीख को कानून बना, तो भी 26 सितंबर 2005। जिस तारीख को राज्यपाल स्वीकृति देते हैं उस तारीख को बिल एक्ट बन जाता है, और जब बिल एक्ट बनता है तो इसी को इनेक्टमेंट या अधिनियमित होना बोलते हैं। तो अगर आपसे स्वीकृति के साथ साथ ये एक्ट कब अधिनियमित हुआ, ये कानून कब अधिनियमित हुआ पूछे, तो भी 26 सितंबर 2005 को ही आपको उत्तर लेना। एक और खास बात देखें, हमारे देश में जो कानून है, कानून को लागू करने के लिए एक नियम तैयार किया गया है, और कानून को लागू करने की जो नीति है हमारे देश में, जो रूल बनाया गया है, वो है कि भारत का कानून प्रोस्पेक्टिव यानी भविष्यगामी प्रभाव से लागू होता है। भविष्यगामी प्रभाव मतलब जिस तारीख को कानून बना, या तो उस तारीख से लागू होगा या किसी भविष्य की किसी तारीख से लागू होगा। अगर हम टोनही प्रताड़ना अधिनियम के बारे में बात करते हैं तो 26 सितंबर को यह कानून बना है, तो या तो 26 सितंबर 2005 से ही लागू हो जाएगा, या अगर सरकार चाहती है तो इसको भविष्य की किसी तिथि से लागू कर सकती है। तो 26 सितंबर 2005 को यह कानून जरूर बना, लेकिन इसे संपूर्ण छत्तीसगढ़ में 30 सितंबर 2005 से लागू किया गया है। 30 सितंबर 2005 को इसको संपूर्ण छत्तीसगढ़ में लागू कर दिया गया। 2005 में यह कानून बना है, तो 2005 में कानून, हम गणतंत्र कब हुए, 1950, तो 1950 को काउंट करते हुए अगर हम 2005 तक आए तो इसका मतलब यह था कि हम 56वें, मतलब गणतंत्र के, भारतीय गणतंत्र के 56वें वर्ष में यह कानून छत्तीसगढ़ राज्य विधानमंडल ने बनाया। और यह जो कानून बना, इसमें कुल 16 धाराएं हैं, 16 सेक्शंस हैं, कुल 16 धाराएं हैं, और इन्हीं धाराओं में दंडात्मक प्रावधान बताए गए हैं कि अगर कोई टोनही प्रताड़ना करता है तो उसे कैसे सजा दी जाएगी। तो यह टोनही प्रताड़ना कानून इस तरीके से छत्तीसगढ़ में बना। यह बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको याद रखना है हमें। अब देखिए, अब मेन इसके प्रावधान हमको पढ़ने हैं। प्रावधान मतलब इसके प्रावधान क्या है, प्रोविजंस। तो इसके प्रावधान को मैं दो हिस्सों में बांट रहा हूं ताकि हमें यह पढ़ने में बहुत आसानी हो जाए। एकदम बहुत आसान लहजे में हम इसको समझेंगे। जिसे सबसे पहली बात, इसके प्रावधान को दो हिस्सों में हम बांट लेते हैं। एक हो गया आपका दंडात्मक प्रावधान। दंडात्मक प्रावधान को इंग्लिश में प्यूनिटिव प्रोविजंस कहते हैं, मतलब इसमें दंड संबंधित प्रावधान है। और एक हो जाएगा आपका नियामकीय प्रावधान, मतलब जिसमें नियम कानून, मतलब कौन सुनवाई कर सकता है ऐसे मामलों की, इन सब के बारे में बताया गया, उसको हम नियामकीय प्रावधान कह रहे हैं, रेगुलेटरी प्रोविजंस। एक दंडात्मक प्रावधान हो गया जिसमें अगर कोई टोनही प्रताड़ना करता है तो उसको दंड देने की व्यवस्था की गई। और एक नियामकीय प्रावधान, रेगुलेटरी प्रोविजंस, मतलब कोई भी व्यक्ति, मतलब इस एक्ट के अंतर्गत जो अपराध होगा उसकी सुनवाई कैसे होगी, जो कोई व्यक्ति इससे प्रताड़ित है तो उसको मुआवजा कैसे दिया जाएगा, ये चीजों, इन चीजों से संबंधित प्रावधान को हम नियामकीय प्रावधान कहेंगे। जो दंडात्मक प्रावधान है ये शुरू होते हैं आपका धारा 4 से। सेक्शन 4 से दंडात्मक प्रावधान शुरू होंगे, और सेक्शन 4 के बाद सेक्शन 5, सेक्शन 6,
सेक्शन 7, सेक्शन 8, धारा 8 तक दंडात्मक प्रावधान है। मतलब धारा 4 से लेकर 8 के बीच में दंडात्मक प्रावधान बताया गया है। ठीक है, यानी टोनही प्रताड़ना संबंधित अपराधों के मामले में दंड का प्रावधान धारा 4 से 8 के बीच में। इसके बाद नियामकी प्रावधान जो है वो आगे आपका 9 से लेकर 16 के बीच में नियामकी प्रावधान है, रेगुलेटरी प्रोविजंस है। तो इस तरीके से धारा 4 से 8 दंडात्मक प्रावधान और 9 से 16 में आपका नियामकी प्रावधान है। तो सबसे पहले हम इसमें दंडात्मक प्रावधान को देखते हैं वन बाय वन। तो इसको दंडात्मक प्रावधान आपको याद हो जाए इसके लिए इसको चार्टिंग के माध्यम से हम याद करते हैं। जैसे एक हो गया आपका धारा, एक उसमें जो विषय है मतलब अपराध, और एक आपका अपराध के लिए दंड, जिस दंड की व्यवस्था की गई है, और कोई विशेष बात है तो इस तरीके से बना करके अगर आप याद करेंगे तो ये बहुत ही आपके लिए इजी हो जाएगा याद करने के दृष्टिकोण से। तो इस तरीके से हम इसमें देख लेंगे। अब देखिए, जैसे सबसे पहले हम देखते हैं धारा 4। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि इस एक्ट में 3 प्रमुख कैरेक्टर है। पहला है टोनही, जिसके ऊपर संदेह व्यक्त किया गया है। दूसरा, जो ऐसे व्यक्ति को या जो किसी को टोनही के रूप में चिन्हित करता है उसको पहचान करता कहा गया है। और जो झाड़ फूक के माध्यम से इलाज का दावा करता है वो आपका ओझा बताया गया है। ये तीनों ही दंडात्मक प्रावधान है, मतलब तीनों ही प्रकार के जो कार्य हैं वो आपराधिक गतिविधियां हैं। तो ऐसी स्थिति में सबसे पहले धारा 4 जो है वो पहचानकर्ता के लिए दंड की व्यवस्था करता है। पहचानकर्ता के लिए दंड, पनिशमेंट फॉर आइडेंटिफायर, मतलब जो व्यक्ति किसी व्यक्ति को टोनही कह करके बुला रहा है तो या टोनही के रूप में उसको चिन्हित कर रहा है तो उसको पहचानकर्ता कहा जाएगा, और अगर कोई ऐसा करता है तो उसे दंडित किया जाएगा। अब दंड के लिए व्यवस्था क्या है आप देखिए, इसमें अधिकतम 3 वर्ष तक की सजा है, 3 वर्ष का कठोर कारावास और प्लस जुर्माना। 3 वर्ष का कठोर कारावास एवं जुर्माने की व्यवस्था की गई है। समझिएगा, कारावास इंप्रिजनमेंट या जेल जिसको बोलते हैं वो 2 प्रकार का होता है। एक को कहते हैं साधारण कारावास सिंपल इंप्रिजनमेंट, और एक को कहते हैं कठोर कारावास रिगोरियस इंप्रिजनमेंट। साधारण कारावास और कठोर कारावास में ये 2 प्रकार के कारावास होंगे, यही कारावास की 2 प्रकृति होती है। यहां पर कठोर कारावास की व्यवस्था की गई। कठोर कारावास मतलब वहां से आपसे जब आप मतलब कोई व्यक्ति इन मामलों में अगर अंदर जाएगा तो उससे वहां पर श्रम भी करवाया जाएगा, मतलब काम भी करवाया जाएगा, कठोर काम, चक्की पीसिंग टाइप का। तो एक कठोर कारावास और जुर्माने की व्यवस्था की गई है। यहां पर एक खास बात हमें समझना है कि जब जुर्माने की बात की जा रही है तो जुर्माना कितना होगा यह तय करने का अधिकार मजिस्ट्रेट के पास में है, और जुर्माना कितना होगा यह मजिस्ट्रेट धारा 12, इसी में हम जब अगले सेक्शन 12 में जाएंगे तो धारा 12 के तहत जहां पर भी हम जुर्माना पढ़ेंगे तो धारा 12 के तहत मजिस्ट्रेट जो होंगे वो जुर्माना तय करते हैं धारा 12 के तहत। और जुर्माना कैसे तय करेंगे तो याद रखें कि जब किसी व्यक्ति को प्रताड़ित किया गया है तो प्रताड़ित किया गया तो उसके उपचार पर जो व्यय आया, जो खर्च हुआ उसके ट्रीटमेंट पर, इसके साथ साथ उसको जो मानसिक और शारीरिक क्षति पहुंची, इन सब को जोड़ करके जुर्माना तय करते हैं मजिस्ट्रेट। तो जहां पर भी जुर्माने की बात की जा रही है तो यहां देखिए जुर्माना लिखा हुआ नहीं है, लेकिन जुर्माना कितना होगा यह मजिस्ट्रेट तय करेंगे। धारा 12 में बताया गया है जुर्माना कैसे तय होगा, और जुर्माने की राशि कितनी होगी उसको तय करने के 2 आधार है। पहला आप देख लें कि उसके उपचार पर कितना व्यय हुआ, उसके ट्रीटमेंट पर जो खर्च हुआ है। दूसरा, उससे उसको जो मानसिक और शारीरिक क्षति हुई है, मान लीजिए कि उपचार पर अगर उसका 50,000 1 लाख रुपए ऐसे खर्च हो गया, मानसिक क्षति ऐसी हो गई कि वो जीवन भर अब कोई कहीं नौकरी कर रहा था वो नौकरी नहीं कर पाएगा, शारीरिक क्षति हो गई, तो इन सब को कैलकुलेट करके मजिस्ट्रेट जो है उसके लिए जुर्माना तय करेंगे। ये जुर्माने का आधार होता है।
तो एक तो पहचान करता हो गया, उसके बाद धारा 5, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है ये धारा 5। धारा 5 जो है यह है आपका टोनही प्रताड़ना के लिए दंड। मतलब अगर कोई टोनही के रूप में प्रताड़ित करता है किसी को, टोनही कहकर के बुलाता है उसको, मान लीजिए उसका समाज में उठना बैठना बंद कर देता है, ठीक, तो अगर कोई टोनही के रूप में प्रताड़ित करता है तो उसे दंड दिए जाने की व्यवस्था धारा 5 में, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है धारा 5, टोनही प्रताड़ना के लिए दंड है इसमें। और टोनही प्रताड़ना के लिए अगर दंड की बात हम करें तो टोनही प्रताड़ना में जो दंड दिया जाएगा वो हो जाएगा आपका अधिकतम 5 वर्ष का कठोर कारावास। एक चीज आप याद रखेंगे कि इस एक्ट में जो टोनही प्रताड़ना अधिनियम है 2005 का, इसमें जो भी कारावास की व्यवस्था सब कठोर कारावास ही होगा, तो इसको बार बार लिखने या सोचने की जरूरत नहीं है। कठोर कारावास होगा प्लस जुर्माना। और जुर्माना कैसे तय होगा? यही वो तरीका है, धारा 12 के तहत जो भी जुर्माना होगा उसको तय करेंगे आपका मजिस्ट्रेट। तो इस तरीके से पहचानकर्ता के लिए दंड आपका धारा 4 में बताया गया है। याद रखना है, पहचानकर्ता के लिए दंड आपका धारा 4 के अंतर्गत केवल 3 साल का है, अधिकतम 3 साल और जुर्माना। और अगर टोनही के रूप में प्रताड़ित करता है तो फिर जो सजा है वो आपका अधिकतम 5 साल और जुर्माना हो सकता है। इसके बाद धारा 6 जो सेक्शन 6 है हमारा, वो तो जैसे मैंने आपको 3 कैरेक्टर बताए थे, पहला पहचानकर्ता, टोनही और ओझा। तो देखिए धारा 4 में पहचानकर्ता के लिए दंड है, धारा 5 में टोनही प्रताड़ना के लिए दंड है, और धारा 6 ओझा मतलब झाड़ फूक पद्धति से इलाज करने का दावा करने के लिए दंड है ना। अगर कोई झाड़ फूक पद्धति से इलाज करने का दावा करने के लिए दंड है, मतलब आप इसको शॉर्ट में याद रख लीजिएगा, ओझा के लिए दंड की व्यवस्था है ना। कोई अगर इस तरीके से बोलता है तो उसको दंडित किया जाएगा, और दंड वही है जो प्रताड़ना के लिए दंड है, वही होगा। इसमें भी आपका अधिकतम 5 वर्ष का कठोर कारावास, मतलब 5 वर्ष का कठोर कारावास प्लस जुर्माना। और जुर्माना उसी तरीके से धारा 12 के अंतर्गत मजिस्ट्रेट तय करेंगे, जो भी उसके इलाज पर खर्च हुआ और जो उसको शारीरिक और मानसिक क्षति हुई उसको मिलाकर के जुर्माना तय किया जाएगा। तो ये आपका धारा 6 है। तो 4 में पहचानकर्ता के लिए दंड हो गया, 5 में टोनही प्रताड़ना के लिए दंड हो गया, और 6 में ओझा के लिए दंड हो गया। अब धारा 7 ये कहता है, धारा 7 को अगर हम देखें सेक्शन 7 को, तो धारा 7 अगर कोई खुद ही दावा करता है, टोनही का दावा करने के लिए दंड, मतलब अगर कोई स्वयं को यह कहता है कि मैं ही टोनही हूं तो यह भी एक अपराध है। तो स्वयं को टोनही का दावा करने के लिए दंड की व्यवस्था धारा 7 में की गई है। याद रखेंगे, टोनही प्रताड़ना के लिए दंड धारा 5 है, लेकिन स्वयं टोनही होने का दावा करने के लिए दंड आपका धारा 7 में होगी। और इसमें सजा जो है आपका अधिकतम 1 वर्ष, अधिकतम 1 वर्ष का कठोर कारावास और प्लस जुर्माना। ये इस तरीके से आपका धारा 7 के अंतर्गत अगर कोई स्वयं को तो नहीं बताता है तो उसके लिए सजा का प्रावधान है। इसके बाद अगला धारा है धारा 8, जो दंडात्मक प्रावधान से संबंधित है। धारा 8 ये कहता है कि टोनही प्रताड़ना, या इसको इस तरीके से अगर हम देख लें कि इस अधिनियम, मतलब इस अधिनियम में जो भी अपराध हमने देखा 4, 5, 6, 7 में, तो इस अधिनियम के अंतर्गत आने वाले अपराध का प्रयास करने के लिए दंड, प्रयास करने के लिए दंड। अगर कोई इस अधिनियम में जो भी अपराध है, जैसे पहचानकर्ता होना अपराध है, टोनही प्रताड़ना करना अपराध है, ओझा होना अपराध है, स्वयं को टोनही करना अपराध है, कहना अपराध है, तो इसके अंतर्गत जो भी आपका अपराध बताया गया है 4, 5, 6, 7 में, अगर कोई इसका प्रयास भी करता है तो उस प्रयास के लिए दंड की व्यवस्था धारा 8 में की गई है। और यह कहता है, धारा 8 यह कहता है कि उसे वही सजा होगी जो अपराध की होती। इसका मतलब ना अपराध कर सकते ना अपराध का प्रयास करना है, क्योंकि अपराध और अपराध के प्रयास दोनों के लिए सजा क्या है? सेम है। यह पूरे दंडात्मक प्रावधान है। तो याद होना चाहिए 4, 5, 6, 7, 8 दंडात्मक प्रावधान है। 4 में पहचानकर्ता के लिए दंड है, 5 में आपका टोनही प्रताड़ना के लिए दंड है,
6 में ओझा के लिए दंड है, 7 में स्वयं को टोनही कहने के लिए दंड है और 8 में आपका प्रयास करने के लिए दंड बताया गया है। तो याद रखेंगे, अगर कोई पहचान करता है तो उसको सजा फिर कितना हो सकता है? अधिकतम 3 साल, टोनही प्रताड़ना के लिए अधिकतम 5 साल, ओझा के लिए भी अधिकतम 5 साल, स्वयं को टोनही कहता है तो 1 साल, और यदि प्रयास करता है तो वही सजा होगी जो उसको होनी चाहिए। तो ये दंडात्मक प्रावधान थे, बहुत महत्वपूर्ण प्रावधान थे, हमको याद होने चाहिए। इसके बाद से हम आगे चलते हैं और अब हम देखते हैं इसमें नियामकीय प्रावधान या रेगुलेटरी प्रोविजंस जो है। नियामकीय प्रावधान मतलब इसमें सजा की बात नहीं है इन प्रावधानों में, इसमें इस अधिनियम के प्रावधानों के संचालन के संदर्भ में बताया गया कि कौन क्या कार्य करेगा। तो सबसे पहले धारा 9 देखिए। इसमें धारा 9 ये कहता है कि जो भी मामले आएंगे इस अधिनियम के अंतर्गत, तो इन मामलों का मतलब इस अधिनियम के अपराधों के मामलों की सुनवाई जेएमएफसी द्वारा की जाएगी। जेएमएफसी मतलब जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी। मतलब इस बात को बहुत अच्छे से याद रखना है कि टोनही प्रताड़ना के मामलों की सुनवाई करने के लिए जो अधिकृत मजिस्ट्रेट है वो है आपका जेएमएफसी, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास। पिछली क्लास में भी मैंने आप लोगों को ये बताया था कि आखिर जेएमएफसी क्या होते हैं, मजिस्ट्रेट के जो रैंक्स होते हैं उनके बारे में बताया था। तो जैसे कोई अगर मजिस्ट्रेट, जैसे आप परीक्षा देकर के सिविल जज बनते हैं तो आपकी पहली पदस्थापना जब होगी तो आप जेएमएससी होते हैं, वो रैंक होता है जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास। उससे प्रमोट होकर के आप जेएमएफसी, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास यानी प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी बनते हैं। इससे प्रमोट होकर के फिर सीजेएम बनते हैं, है ना, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी। इसके बाद फिर जिले में चले जाते हैं तो वहां पर सत्र न्यायाधीश, जिला न्यायाधीश होते हैं। उसके ऊपर हाई कोर्ट में जाते हैं तो न्यायमूर्ति होते हैं। तो यहां पर उसी चीज को याद रखना है कि जो सुनवाई करने की शक्ति जेएमएफसी को है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास से इस मामलों की सुनवाई कर सकते हैं। और धारा 10 बहुत महत्वपूर्ण, ये इस अधिनियम की विशेषता भी है। इस अधिनियम की विशेषता, अगर हम इस अधिनियम की विशेषता देखें तो धारा 10 इस अधिनियम की विशेषता को बताता है। क्या कहता है धारा 10? धारा 10 ये कहता है कि इस अधिनियम के अंतर्गत जो भी अपराध होंगे उन्हें संज्ञेय अपराध घोषित करता है। संज्ञेय अपराध, कॉग्निजेबल ऑफेंस माना जाएगा। देखिए, संज्ञेय अपराध को बहुत साधारण भाषा में आप ऐसा समझ लीजिए, जो गंभीर प्रकृति के अपराध होते हैं उसे संज्ञेय अपराध कहा जाता है। तो इस अधिनियम के अपराध कैसे माने गए हैं? संज्ञेय मतलब बहुत गंभीर प्रकृति के अपराध माने गए। और जो गंभीर प्रकृति के अपराध होते हैं उसकी खास बात यह होती है कि वो अजमानतीय होंगे। अजमानतीय होंगे मतलब नॉन बेलेबल होंगे, मतलब इसमें जमानत नहीं मिलेगी। संज्ञेय अपराध होंगे, अजमानती होंगे। तीसरा, अशमनीय होंगे। अशमनीय मतलब नॉन कंपाउंडेबल, ऐसे मामले जिनमें बाहर समझौता किया जा सके, कोर्ट के बाहर, तो उनको शमनीय या कंपाउंडेबल कहा जाता है। और अशमनीय मतलब एक बार अगर केस रजिस्टर हो गया तो फिर न्यायालय ही उस पर सुनवाई करेगी, बाहर कोई समझौता नहीं हो सकता। तो इसके अपराध कैसे होंगे? आपका अशमनीय होंगे। चौथा, पुलिस जो है वो बिना वारंट गिरफ्तार कर सकती है। बिना वारंट या बिना मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के गिरफ्तार कर सकती है। तो ये खास विशेषता है इस एक्ट की, जो कि धारा 10 बताती है। धारा 10 के अनुसार जो ये अपराध होंगे वो कैसे होंगे? संज्ञेय, कॉग्निजेबल ऑफेंस होंगे, गंभीर प्रकृति के होंगे। जो गंभीर है उसमें जमानत नहीं मिलेगी, यानी ये क्या होंगे? नॉन बेलेबल, अजमानती होंगे। अजमानती होने के साथ साथ ये अशमनीय भी होंगे, नॉन कंपाउंडेबल। नॉन कंपाउंडेबल मतलब सामने बाहर, कोर्ट के बाहर कोई भी समझौता नहीं होगा। और लास्ट में बिना वारंट पुलिस इस मामले में गिरफ्तार कर सकती है। तो इस तरीके से धारा 9, धारा 10 बहुत इंपॉर्टेंट था। इसके बाद एक धारा हमको देखनी है जो कि मैं पहले ही बता चुका हूं आपको, धारा 12। धारा 12 ये कहता है कि जुर्माना मजिस्ट्रेट तय करेंगे, जिसके बारे में पहले ही बता चुका हूं आपको। मजिस्ट्रेट तय करेंगे और मजिस्ट्रेट जो है जुर्माने को निम्न आधारों पर तय करेंगे। और आधार क्या होगा? पहला, उपचार पर होने वाला व्यय,
जो खर्च हुआ आपका उपचार पर, ठीक। दूसरा, उसको जो शारीरिक या जो मानसिक क्षति हुई उसके आधार पर तय किया जाएगा। इन तीनों चीजों को, मतलब उपचार पर होने वाला है, फिर शारीरिक क्षति और दूसरा मानसिक क्षति, इन तीनों चीजों को मिला करके जो कॉस्टिंग बनती है उसके आधार पर मजिस्ट्रेट जो है वो तय करेंगे। और धारा 13 ये कहता है, सेक्शन 13 धारा 13 ये कहता है कि जुर्माने के तौर पर जो भी धनराशि वसूली गई है उसे पीड़ित को मुआवजे के तौर पर दिया जा सकता है, ठीक। जो भी पीड़ित होंगे उसे मुआवजे के तौर पर यह धनराशि जो है वो दी जा सकती है। यह आपका धारा 13 कहता है। इसके बाद की धाराएं हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो सारी धाराओं को हमने इसमें कवर कर लिया, और इसके बाहर इस एक्ट में आपको कुछ भी पढ़ने या जानने की जरूरत महसूस नहीं होगी। उम्मीद करता हूं आपको पसंद आया होगा। फिर अगली क्लास में हम लोग मिलेंगे। धन्यवाद।